डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी मेरे हाथ में देख रहे हैं बुक है और यह एनसीईआरटी का हिस्ट्री यानी इतिहास का बुक है और ये क्लास 6 का बुक है और इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। आज इसका पार्ट 6 आपको बताएंगे और इसके 5 और पार्ट बन चुके हैं, यानी कि चैप्टर 3 आज शुरू करेंगे। तो चैप्टर 3 की चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमारे हाथ में है हमारे अतीत, इंग्लिश में यह है आवर पास्ट। यह पार्ट 1 है, यही चल रहा है। अब आ जाइए आप टॉपिक पर बिना कोई समय को नुकसान किए। और हमारा जो अभी सब्जेक्ट है चैप्टर 3 का विषय वस्तु है वह हड़प्पा सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, दोनों एक ही है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा में आज हम इस यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के 2 बहुत ही खूबसूरत टाउन्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ चर्चा इसकी हो रही है। ये दोनों जो टाउन्स हैं यह गुजरात में है और ये जो 2 टाउन्स हैं इसमें एक है धौलावीरा और दूसरा है आपका लोथल। तो धौलावीरा और लोथल के बारे में हम यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास क्लास 6 चैप्टर 3 पार्ट 6। चैप्टर का नाम क्या है? आरंभिक नगर, यानी इन द अर्लीस्ट सिटीज। यह आरंभिक नगर कौन है? यह है हड़प्पा सभ्यता के नगर, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टाउन्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और वह टाउन्स आज के नहीं हैं, वह 4700 वर्ष पहले के हैं और विश्व के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीनतम टाउन्स हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है अर्लीस्ट सिटीज, द अर्लीस्ट सिटी, सबसे आरंभिक शहर की चर्चा हो रही है और आज के शहर के नहीं, ये लगभग 4700 वर्ष पहले की शहर की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, 4700 ईयर्स एगो की। तो आइए अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है टॉपिक, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर है क्लोज लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया, अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो चर्चा मैं करूंगा वो धौलावीरा के बारे में करूंगा, इसलिए मैं यहाँ धौलावीरा लिख देता हूं। देखिए धौला, 2 टाउन की यहाँ पर चर्चा होगी, एक लोथल एक धौलावीरा। तो ये अभी धौलावीरा की चर्चा हो रही है और ये धौलावीरा है क्या ये देख लीजिए। मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी दोनों को कोई समस्या ना हो। तो धौलावीरा को आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए। देखिए धौलावीरा, धौलावीरा ये साइट है, ये हड़प्पन टाउन्स है, हड़प्पा के नगर है ये। अब देखिए ये कहां पर है, सबसे पहला ऊपर ही दिया गया है कि गुजरात में, तो ये गुजरात में है, ये तो आपको क्लियर है। मतलब जो आज हम 2 शहरों की चर्चा करेंगे, एक ये धौलावीरा और इसके बाद एक लोथल, और दोनों गुजरात में है। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखें। कच्छ के इलाके में, कच्छ को ही हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं, तो कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो ये इसका जगह कहाँ है? देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये पहला इसका जो लोकेशन है, देखिए यहाँ लिख लीजिए लोकेशन। ये लोकेशन कहाँ है भैया? गुजरात में तो है ही है, लेकिन गुजरात में कहाँ है? तो गुजरात में है ये कच्छ के इलाके में, कच्छ, ठीक है ना, के इलाके में, के इलाके, मैं यहां पर लिख देता हूं रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कच्छ के इलाके में, ठीक है ना। खादिर बेट के किनारे, इलाके में खादिर बेट के किनारे, खादिर बेट के किनारे, ये इसका के किनारे। हाँ? तो ये देखिए यही लोकेशन है, यही देखिए ये गुजरात है और यही लोकेशन है, यहीं पर धौलावीरा है। बात समझ में आ रही है? देखिए भारत का नक्शा, ये गुजरात है और ये कच्छ है, रन ऑफ कच्छ। तो ये लोकेशन हो गया कि धौलावीरा जो है गुजरात में है
गुजरात में कहां पर है? तो कच्छ के इलाके में है ये, माने रैन ऑफ कच्छ में है और ये खादिर बेट के किनारे है। यहाँ पर बसा एक खूबसूरत ये नगर था हड़प्पा सभ्यता का। वहां साफ पानी मिलता था और उपजाऊ जमीन थी। अब यहाँ की हम विशेषताएं, ये तो लोकेशन हो गया। अब देखिए यहाँ की विशेषताएं, फीचर्स, यहाँ के फीचर्स में लिख देता हूं। देखिए फीचर्स आप नोट कर लीजिए। विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं। अब विशेषताएं की कुछ हम चर्चा करेंगे, दोनों साइट में ही करेंगे। लोकेशन जान जाइए, स्थान तो गुजरात में है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर है मैं लिख देता हूं, गुजरात। ये धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में है, तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लोकेशन है कच्छ के इलाके में है, यानी रन ऑफ कच्छ में है और खादिर बेट के किनारे है। इसकी अब विशेषताएं में आ जाइए। विशेषताएं इसके बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला क्या है कि यहां पर साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। अब भाई ये तो बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। इसमें देखिए साफ पानी, साफ पानी नहीं माने क्लीन वाटर। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि जल ही जीवन है और जहां जल क्लीन हो तो अब बात क्या करना है? तो देखिए क्लीन वाटर, साफ पानी। और दूसरा है यहां जो है उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन, जमीन यानी फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड। ये दो अच्छी चीजें थी, क्योंकि कोई भी अगर शहर बहुत खूबसूरत बनता है तो वहां जरूर कुछ अच्छी बातें होंगी जहां से उसको अच्छे बनाने का ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहां पर देखिए पहले तो यहां पर साफ पानी है, क्लीन वाटर है, और दूसरा बात क्या है? फ्रेश वाटर है, साफ पानी है। और दूसरा क्या है? उपजाऊ जमीन है। यहाँ की जो जमीन है, जो लैंड है, वो बहुत ही फर्टाइल है। अब आगे क्या विशेषता है? जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। एक ये, अब देखिए दूसरी इसकी जो विशेषता है कि ये नगर जो था 3 भागों में विभक्त, 3 भागों में, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 3 भागों में क्या था? ये विभक्त था, विभक्त, डिवाइडेड, डिवाइडेड। कोई समस्या नहीं है। और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि जनरली हड़प्पा के जो नगर मिल रहे हैं, हड़प्पा का मतलब हड़प्पा सभ्यता के, बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो टाउन्स मिल रहे हैं नॉर्मली या जनरली वो 2 भागों में विभक्त हैं। कितने भाग में हैं? 2 भाग में विभक्त हैं। लेकिन हड़प्पा के महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा की विशेषता को हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब उसकी एक विशेषता यह है कि हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी। ये धौलावीरा में ये पाया गया कि इसके जो प्रत्येक हिस्से में पत्थर की ऊंची ऊंची हम दीवारों को यहां पर पाए हैं। इसी के साथ साथ हमने भी देखा कि अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए थे, गेटवे बने हुए थे। आप इसको नोट करिए। हड़प्पा जो लिपि है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदी हुई लिखी मिली है। मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसको बड़े अक्षर बनाकर पत्थर पर खुदा गया है और उस पत्थर को लकड़ी में जड़ा गया है, मतलब लकड़ी से अटैच किया गया है। हालांकि लकड़ी अभी मिली नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर ये मिले हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर आपको हम गुजरात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम गुजरात का जो लोथल साइड है उसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और फिर हम लोथल को लिखेंगे। लोथल, देखिए उसकी भी इसी तरीके से हम लोकेशन बताएंगे आपको, साथ ही साथ वहां की क्या विशेष बातें हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों साइड से
जो टाउन है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजों में पिकुलियर है। एक तो जो धौलावीरा आपने देखा कि 3 भागों में बटा हुआ है। जनरली जो हड़प्पा के जो शहर हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी हुई कि यहाँ पर देखें कि हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर इसको स्क्राइब किया गया है, खुदा गया है, और उसमें लकड़ी भी जड़ा गया है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि अन्य जो हड़प्पन साइट्स है वहां पर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है या हड़प्पा की जो लिपि है वो छोटे छोटे मुहरों पर ही या सिल्स पर या छोटे छोटे चीजों पर मिली है, तो ये इसकी स्पेशल विशेषता है। अब आइए हम लोथल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लोथल, लोथल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और लोथल भी कहां पर है? गुजरात है, क्योंकि हम गुजरात की साइट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए लोथल, इंग्लिश में भी लिख लीजिए लोथल, ये कहां पर है? ये गुजरात में है। वेरी गुड। अब आइए, अब इसका लोकेशन देखिए। लोकेशन, लोकेशन कहां है भैया? स्थिति, ठीक है ना। इसका लोकेशन पर हम आ जाइए, चर्चा कीजिए। लोकेशन इसका है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी, उपनदी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं, के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा, ठीक है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोथल जो है यह गुजरात में ही, और देखिए कि ये गल्फ ऑफ खंभात है, यानी गल्फ ऑफ खंभात में ये मिल रहा है। और मैं आपको स्टिक ले लेता हूं, और स्टिक से आप समझिए कि गल्फ ऑफ खंभात भी यही है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ खंभात है। और देखिए ये जो जगह है ये अरबियन सी से, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, तो अरबियन सी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये साइट आपको मिलता है, और यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी में एक साबरमती नदी है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता था, क्योंकि पोरबंदर भी यहीं पर था। तो ये साबरमती की एक उपनदी के किनारे ये बसा हुआ है, और उस उपनदी का नाम भोगवा है। यहाँ पर नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूं भोगवा। क्या नाम है? भोगवा। बार बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। और ये भोगवा क्या है? ये साबरमती की एक उपनदी है। ये कहां पर है? तो ये गल्फ ऑफ खंभात में है, खंभात की खाड़ी में है। तो इतनी चीज तो आप जान गए। यहां पर फिर मैं इसको लिख भी देता हूं, देखिए कहां पर है? खंभात की खाड़ी में, खंभात। और खंभात कहां है? गुजरात में भैया, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में, ठीक है। और उस नदी के भी नाम हमने लिख ही दिया। भोगवा जो है ये एक्चुअली ये साबरमती नदी की एक उपनदी है, ठीक है ना। ये भोगवा है क्या? साबरमती, साबरमती की एक उपनदी, एक उपनदी, उपनदी यानी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इसी पर ये लोकेशन इसका है, और ये खंभात की खाड़ी में है। खंभात यानी कि गल्फ ऑफ खंभात है। अब देखिए यहां पर जो कीमती पत्थर वगैरह है, प्रीशियस स्टोन्स जैसा रॉ मटेरियल, कच्चा माल बहुत इजीली, बहुत आसानी से इस जगह पर मिलते हैं। इसी के साथ साथ देखिए यह जो साइट है यह पत्थरों यानी स्टोन्स, शंखों यानी सेल्स, और देखिए धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां पर पत्थर, कीमती पत्थर वगैरह आसानी से तो मिल ही जाते थे, साथ ही साथ यहां पर पत्थर, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए विशेषता में कि देखिए ये विशेषता, विशेषता देखिए विशेषता क्या इसकी है? सबसे पहले तो जो है कि कीमती पत्थर आसानी से, कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल यहां पर मिलता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर मिलता है, मिलता है, मिलता है, हो गया। दूसरी बात है, और इसमें क्या क्या चीज मिलते हैं इसके साथ साथ? इसके साथ साथ देखिए यहां पर जो मिलने वाले सामान है, मतलब पत्थर तो वही है, कीमती पत्थर और अन्य पत्थर भी मिलते हैं। तो पत्थर हो गए, साथ ही साथ शंख हो गए, शंख, शंख को सेल कहते हैं, सेल,
ये प्राकृतिक चीज है, पत्थर और शंख जो है नेचुरल चीज है। और इसके साथ साथ धातु है, मेटल्स, धातु, धातुएं यहाँ पर आसानी से मिलते हैं, मेटल्स, मेटल्स आसानी से मिलते हैं। इन सब चीजों को अगर किसी को जरूरत है तो यहाँ पर आए। तो ये सब चीजों का क्या था, ये केंद्र था, इस सब चीजों का ये केंद्र था। देखिए ये सब चीजों का एक केंद्र था। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर और क्या है कि इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ पर एक भंडार गृह मिला है, देखिए भंडार गृह, भंडार गृह, ये भंडार गृह को इंग्लिश में स्टोर हाउस कहते हैं, स्टोर हाउस। तो यहाँ पर स्टोर हाउस भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर भंडार गृह यानी स्टोर हाउस भी मिला हुआ है। और देखिए कि इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी सीलिंग्स मिले हैं। ये जो भंडार गृह मिला है, यहां से मुहरे, यहां से मुहरे, मुहर को सील्स बोलते हैं, तो सील्स। एंड यहां पर देख लीजिए कि मुद्रांकन, मुहरे एंड मुद्रांकन, मुद्रांकन, या इसी को मुहरबंदी भी कहते हैं, इसी को सीलिंग कहते हैं, सीलिंग्स, सीलिंग्स। तो यहाँ पर मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं यहाँ पर। और देखिए ये लोथल को दिखाया गया है, लोथल जो बंदरगाह है, देखिए आप लिखा है यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपके बुक में ये पेज संख्या 29 है, ठीक है। तो पेज संख्या 29 में देखिए एक लोथल, एक यहाँ पर एक बड़ा तालाब दिखता है। और लगता है कि ये जो तालाब था वो कोई साधारण तालाब नहीं था, बल्कि यह बंदरगाह था, यह डकयार्ड था या पोर्ट था, ठीक है। इसीलिए ये पोर्ट सिटी है। पूछा जाता है कि इसका कौन सा सिटी पोर्ट सिटी है, तो लोथल है, ठीक है। और देखिए जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, क्योंकि यहाँ पर तालाब था और देख रहे हैं कि यहाँ पर अरबियन सी है, अरब सागर है, और इस अरब सागर के द्वारा जो नावें आती थी आकर यहाँ पर लोथल में रुकती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डकयार्ड था। और यहाँ पर जो नावें आकर किस लिए रुकती थी, तो यहाँ पर इस नाव पर सामान रखा रहता था और उस या माल रखा होता था, लदा होता था, और उस माल को यहाँ पर या तो उतारा जाता था या फिर यहाँ से माल को उस पर लादा जाता था। और इस तरह से यहाँ पर व्यापार होता था। मतलब यहाँ से जो व्यापार होता था वह आपका दूसरे देशों में भी व्यापार यहाँ से होता था और जाता था। जनरली मेसोपोटामिया वगैरह में यहाँ से व्यापार गए हैं, इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ अब थोड़ा सा और बचा है, आपको मैं कंप्लीट करा देता हूं। देखिए यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग्स मिली है, इमारत मतलब बिल्डिंग, एक इमारत मिली है, इमारत, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स मिली है, बिल्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर एक बिल्डिंग मिली है, यहाँ पर मनका बनाने का काम होता था, मनका, यहाँ मनका मतलब, या मनके लिखिए बीट्स, बीट्स बनाने के काम होते थे, बीट्स मनके बनता था, मनके बनाना लिख लीजिए। यहाँ पर मनके या बनाने का काम लिखते थे, मनके बनाने का काम, ठीक है ना। एक यहाँ पर बिल्डिंग मिली है और उस बिल्डिंग को देखने से स्पष्ट लगता है कि यहाँ पर बिट्स बनता था। कैसे लगता था, क्योंकि देखिए पत्थर, यहां से क्या क्या मिले हैं, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अधबने मनके मिले हैं, अधबने मनके मतलब हाफ मेड बिट्स, ठीक है ना। जो इसके साथ ही साथ देखिए मनके बनाने के उपकरण मिले हैं, यानी टूल्स मिले हैं। और यहाँ पर तैयार मनके भी मिले हैं। कुछ मनके जो हैं वो पूरा प्रिपेयर नहीं है, अधबना है यानी हाफ मेड है। कुछ फुल प्रिपेयर्ड मनके मिले हैं, पत्थर मिले हैं जिससे मनके बनते थे, और साथ ही साथ मनके बनाने के उपकरण मिले हैं। तो ये सब चीजों से पता चलता था कि ये मनके बनाने का, ये इमारत का जो है एक तरह से यहाँ पर काम होता था। तो ये आप समझ गए हैं। अब थोड़ी सी आपको सील्स और सीलिंग्स के बारे में हम बता देते हैं। इसमें लिखा गया है और वो क्या चीज है, ऐसे तो मैं समझाया हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिटेल में आपके, चूंकि पुस्तक में लिखा गया है और मेरा आपसे कमिटमेंट है कि हम एक भी शब्द को नहीं छोड़ेंगे और हर चीज को आपको समझाएंगे। इसलिए
बुक्स लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक्स न भी है तो आप सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमसे कुछ छूटा नहीं, बल्कि कुछ हम एक्स्ट्रा ही यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन उसका बस एक ही शर्त है कि आप बिल्कुल मन से, मनोयोग पूर्वक मेरी बातों को सुनिए और अपने उत्सुकता को बनाए रखिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मुहर और सीलिंग्स के बारे में आपके पुस्तक में दिया गया है। देखिए, मुद्रा, मुद्रा को ही मुहर कहते हैं। देखिए, मुद्रा, मुद्रा इसी को कहते हैं मुहर, मुहर इसी को कहते हैं सील। क्या बोलते हैं? सील। ठीक है, यही सील है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ और मुद्रांकन, एंड मुद्रांकन, मुद्रांकन, मुद्रांकन इसी का दूसरा नाम है, मुद्रांकन का ही दूसरा नाम है मुहर बंदी, मुहर बंदी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीलिंग। सब एक ही चीज है, सीलिंग। ठीक है, अब देखिए क्या सिंपल सी बातें मैं पढ़ देता हूं, समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो इस मुहर का, ये जो मुहर है या मुद्रा है या सील है, इसका प्रयोग किसी भी सामान को आप जो डिब्बों में या थैलों में यानी बैग्स में भरकर उस पर मुहर लगाया जाता था, और जो सामान एक जगह से दूसरे स्थान जाते थे उन्हीं पर लगाया जाता था। और इसके साथ ही साथ थैले को बंद करके उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। ये मुहर होता था, ठीक है ना, उसमें छाप बनाए रहते थे। जो जो थैला होता था या जो डिब्बा होता था उसके ऊपर ये लोग क्या करते थे कि गीली मिट्टी का, क्ले, गीली मिट्टी को लेप लगा देते थे, और उस पर, उस मुहर में चूंकि उसमें कुछ छाप इंस्क्राइब होते थे तो उसको वहां पर उस पर ठप्पा लगाया जाता था, इसीलिए मुहर को ठप्पा भी कहा जाता था। नहीं, मिट्टी यहाँ पर लगा दिया गया और उस पर ऐसे उस मुहर को देखिए इस तरीके से, माने कि मुहर है, यहाँ पर कुछ दाब, यहाँ पर ऐसे आप देखें जो मुहर लगते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपने प्रिंसिपल का भी मुहर लगता है, तो वहां पर ऐसे थप्पा लगा दिया गया, तो गीली मिट्टी पर लगाया गया। अब उस पर उसका क्या हुआ, उसका छाप उभर के आ गया। तो इसी काम को मुहरबंदी कहते हैं कि जो गीली मिट्टी पर जो मुहर का जो ठप्पा लगाया जाता था, तो उस ठप्पा से उस पर उस मुहर का छाप उभर आता था, यही मुहरबंदी है या यही मुद्रांकन है या यही सीलिंग है। ठीक है, तो आपको इतना बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं है। ये इसका मकसद क्या था कि बिल्कुल ये मुहर प्रमाण था। अगर ये जो छाप लगा वो टूटी हुई नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो भी सामान भेजा गया है या आया है वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो बस आज इतना ही है। इसके बाद दूसरे पार्ट में एक और पार्ट इसका बनाऊंगा, पार्ट 7, उसमें सभ्यता के अंत का रहस्य बताऊंगा कि ये इतनी अच्छी जो सभ्यता है, जो कि यह अर्बन सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता है, ये विलुप्त कैसे हो गई, ये समाप्त कैसे हो गई। तो ये सभ्यता कैसे अंत हुआ, इसका एंड कैसे हुआ, और वो भी आज एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य इसलिए कि यहाँ का कोई लिखित साक्ष्य तो हमको मिला नहीं है, लिपि मिली है लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम पुरातत्व पर ही आधारित बातों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या पुरातत्वविद हैं या वैज्ञानिक हैं या इतिहासविद हैं, अब इसका खोज कर रहे हैं कि आखिर ये सभ्यता समाप्त कैसे हुई, उसी पर हम चर्चा करेंगे पार्ट 7 में। आप उसे जरूर देखिएगा। ये सभी का लिंक जो पीछे बन चुके हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा और आप उसे पढ़ते रहिए। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके हित में है, और इसे आप शेयर भी कर दीजिए जिससे कि आपके जो दोस्त हैं वो भी इससे लाभान्वित हों। क्योंकि हमें सर्वे भवन सुखिनः में विश्वास रखना है कि सभी की भला हो, सभी सुखी हो, ये भी बात करना है। और आप इसे लाइक भी कीजिए, और इसमें अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।